कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। नहीं ताया, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। मैंने बहुत सी बातें आपको नहीं बताई, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने हवेली छोड़ दी तब भी हम शकुंतला से जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? मिर्जा सुलत बेग तुम्हारे तो परदादा थे, है ना? मगर मेरे तो वो दादा थे। शकुंतला ने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? या फिर वो तुम्हारे चचा ही के पीछे क्यों ना पड़ गई? बात सिर्फ इतनी है मियाँ कि तुम्हारी अम्मा इस हवेली को अपनी शान बनाए बैठी हैं। हम जब से अमरोहा छोड़कर आए हैं यहाँ सुकून से लंबी तान कर सोने हैं। यकीन ना हो तो तुम भी आजमा कर देख लो। ताया ठीक कहते हैं वकारुल हसन, वैसे भी तुम यहाँ मकान खरीदने का कसद कर ही चुके हो। शरफुद्दीन को तो जैसे मौका ही मिल गया था। मकान खरीदने वाली बात सुनकर ताया चौंक उठे थे। ये कसद कब फरमाया साहबजादे ने? उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा था। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था ताया। मैं खुद भी बहनों को इस कदर खौफजदा देख चुका हूँ। और वहां पर रह क्या गया है? सोचता हूँ यही रह जाऊं। फिर भला क्या कबाहत है? अम्मा वापस हवेली जाना चाहती हैं। रहने दो मियाँ, इतने बहुत सौ को उनकी चाहत पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। बस मैंने कह दिया कि अब अमरूहा का कोई भी नाम नहीं लेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था। बच्चों तुम खाना खा लो। इसी वक्त अम्मा ने आकर कहा था। हम दोनों ही भूखे थे। हाथ धोकर बड़े बरामदे में चले आए जहां अम्मा ने सफेद चांदनी बिछाकर दस्तरख्वान लगा दिया था। ताया हुक्के की चिलम खरीदने लगे थे। हुक्के की ले होंठों तक पहुंची तो राख के नीचे दबे कोयले बोल उठे। अम्मा हमारे साथ ही बैठ गई थी। मैंने अम्मा को सुनहरे बाबा से मुलाकात की तफसील बताई तो चुप हो गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके हुजरे में उनके साथ रह जाने वाली बात ने उन्हें चुप लगा दी थी। दुल्हन, ये एक ही बेटा है तुम्हारा, और तुम्हारा क्या, हमारे खानदान में यही एक नाम लेवा है। अब अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ त्याग कर हिमालय की चोटी पर जा बैठे तो बिस्मिल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि हवेली का सौदा ही साथ से निकाल दो। और हवेली में जिन लोगों की जिंदगियां वाबस्ता थी वो तो सब यहाँ आबाद हो गए हैं। फिर तुम क्यों बज़िद हो? बेटियों का साथ है, रूहों का क्या भरोसा? कुछ उल्टा सीधा कर दे उनके साथ तो क्या होगा? रही सही इज्जत में नीलाम हो जाएगी। तुम्हें नसरुल्लाह गिराने का बिखरना याद नहीं है क्या? शायद उनकी जवान बेटी पर जिन आशिक हो गया था। पर्दे लगाकर पालकी में सफर करने वाली लड़की नाचती हुई निकल आई थी सड़कों पर। तौबा, कुम्हार के बेटे ने काबू किया था उसे। इसके बाद शर्म से इलाका ही छोड़ गया था वो। नसरुल्लाह बेग सारी जिंदगी उसकी गर्दन ना उठ सकी। लाख समझाया था कि भूत का मामला था, मगर वो शरीफ आदमी दिनों में सारी जागीर कोड़ियों के मोल बेचकर दिल्ली चला गया है। सुना है उनकी बहू ने भी मेके से नाता महज इसलिए तोड़ लिया कि यहाँ उनकी ननद के चर्चे थे और वो किसी का मुंह दिखाने के काबिल ना थी। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ, किसी से मिलते भी हैं कि नहीं। वैसे दुल्हन तुम्हारी मर्जी, मगर मैं लड़कियों को दोबारा चांद का कैदी बनाने के हक में नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता, हर 14वीं की रात हम लोग यहाँ सूली पर लटक कर गुजारा करते थे कि या अल्लाह खैर करना। बाद में कई रोज तक हर आहट पर डरका लगा रहता था कि खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी खबर ना आई हो। ताया बोलते रहे, चिलम से चिंगारियां निकलती नहीं और हम लोग खाना खाते रहे। मुझे हैरत तो शरफुद्दीन पर थी। वो इन चक्रों में गिर कर कितना कमजोर और डरपोक हो गया था, मगर इस वक्त वो बिल्कुल पुराना वाला शरफुद्दीन लग रहा था। वही जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था, जो शकुंतला वाले मामले को हकीकत मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो शरफुद्दीन जो आज दिन में इन बुजुर्ग का पैगाम सुनकर भागा मेरे पास चला आया था। वही शरफुद्दीन जिसने सुनहरे बाबा से आज ही मिलने पर इसरार किया था। वो इस वक्त बिल्कुल बदल चुका था। इसकी आंखों में तमस्कर था। वो ताया की हाँ में हाँ मिला रहा था। वो बोल चुका था कि प्रकाश ने मुरादाबाद तक हमारा ताकुब किया था। गोया साबित कर दिया था कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, शकुंतला से किए हुए वादे से नहीं फिर सकते। वो खामोश था और मैं इस वक्त तक कुछ भी सोचने के मूड में नहीं था। यह ठीक है कि सुनहरे बाबा की पेशकश मेरे लिए मुश्किल तरीन पेशकश थी। मुमकिन था कि मैं उनसे माजरत भी कर लेता, मगर इसका मतलब कतई ये ना था कि मैं इनकी जात से ही मुनकर हो जाऊं या इस सारे मामले को एक साजिश समझकर ज़हन से निकाल दूं। मैं सहूलत से सब कुछ सोचना और फैसला करना चाहता था। अम्मा से मशवरा करना चाहता था, इसलिए मैंने इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। ताया काफी नाराज थे अम्मा पर, अब भी चुप लगी थी। शरफुद्दीन ताया से इधर उधर की बातें करता रहा
اور تایا اسے بہت خوش لگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جہانی ابا نے اماں کو آواز دی۔ اماں اٹھ کر ان کے قریب چلے گئیں۔ وہ لوٹ کر آئیں تو ان کے ہاتھ میں تانبے کا بڑا سا خوان تھا۔ اس خوان میں پیالے رکھے تھے اور پیالوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ او خالہ جان، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ شرف الدین چہکا تھا۔ یہ تمہاری خالہ جان کا کارنامہ نہیں ہے میاں، ہمارا کارنامہ ہے۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ چائے ضرور چلے گی۔ تایا نے خوان پر سے پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا، میاں پینے کی ساری چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، مگر چائے کے بارے میں کسی نے نہ سوچا۔ نشہ تو اس میں بھی ہے۔ اماں کے چہرے پر ناگوار سے تاثر پھیل گیا تھا۔ میں نے جھینک کر اپنی توجہ پیالے پر مرکوز کر رہی تھی۔ اماں دسترخوان سمیٹ کر اٹھ گئی۔ شرف الدین کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اماں کے جاتے ہی وہ بول اٹھا تھا، وقار الحسن، بڑے خوش قسمت ہو، تایا تو بڑی آئیڈیل شخصیت کے مالک ہے، تمہیں تو قدر کرنا چاہیے۔ میاں قدر ہی تو نہیں کسی کو، کسی نے، ورنہ یہاں جنگلوں میں پڑے ہوتے بلا۔ وقار الحسن، اماں نے قریب آتے ہوئے کہا تھا، تمہارا اور شرف الدین کا بستر بیٹھک میں لگا دیا ہے، بہت رات گزر چکی ہے، اب تم دونوں سو جاؤ۔ آدمی بوڑھا ہو کر کتنا اکیلا ہو جاتا ہے، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا تھا، خصوصاً مرد، عورت سے تو بچے بے تکلف رہتے ہیں، بے تکلف نہ بھی ہو تو اپنا دکھ سکھ اسی سے کہتے ہیں، مگر مرد باپ، تایا چچا چاہے کسی بھی روپ میں ہو ایک فاضل پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں تایا؟ میں دکھی ہو گیا تھا۔ ان کا بھیگا ہوا لہجہ، انداز اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا عکاس تھا۔ ارے بھائی، اب یہی دیکھ لو نا کہ ماں اپنی بچی کے پاس ہو رہی ہے، بچی کو جو کچھ کہنا سننا ہوتا ہے ماں سے کہتی سنتی ہے، چھوٹے بھائی مروت اور لحاظ کی آڑ لے کر چھپتے پھرتے ہیں، اور بھتیجے بگلے جھانکتے ہیں اور ادب و اداب کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ دیر پاس بیٹھ بھی جائیں تو ان کی ماں ایسے گھورتی ہے جیسے کچھ دیر اور بیٹھے رہے تو کبوتر بن جائیں گے۔ تایا نے فوراً ہی اپنے لہجے پر قابو پا لیا تو شوق ہو گئے تھے۔ نہیں تایا اماں اسی لیے تو نہیں کہہ رہی، آپ کو تو پتہ ہے کتنی رات گزر چکی ہے اور میں تو آپ سے کافی باتیں کرتا ہوں۔ ہاں وقار الحسن، تم آئے ہو تو یوں لگا ہے جیسے ہم بھی زندہ ہیں، ورنہ لگتا تھا کہ شیشے کے تابوت میں بند کر دیے گئے ہیں، جہاں سے سب کچھ نظر تو آتا ہے مگر ہم کسی سفر کا حصہ نہیں رہے۔ تایا پلیز ایسا تو نہ سوچئے، ایک آپ ہی تو ہیں جن سے کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ چچا تو یوں اکھڑے پھرتے ہیں جیسے۔ ان کی تو خیر تم بات ہی مت کرو، ان کا سب کچھ یہاں تو کبوتر ہیں یا ان کی منقوہہ۔ کبوتروں کو تو ہماری نظر میں اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ وہ کان نہیں بڑھتے اور گھر کے دوسرے افراد سے حسد نہیں کرتے، مگر چھوڑیے تایا، میں نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ چچا نہ صرف یہ کہ جاگ رہے ہوں گے بلکہ عین ممکن تھا کہ کنسوئیاں بھی لے رہے ہوں گے۔ ان کو یہاں نیچے اور بھی اس وقت دیکھ کر میرے ذہن میں کہیں پھان سے چبھ رہی تھی۔ شرف الدین کے الفاظ اندر چک پھیڑیاں ڈال رہے تھے۔ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا مگر تایا تو لگتا تھا پوری نیند لے کر اٹھے ہیں۔ مجھے نیند بالکل نہیں تھی اور چائے پی کر تو تھکن بھی غائب ہو چکی تھی، مگر میں تنہائی چاہتا تھا تاکہ سنہرے بابا کی باتوں پر غور کر سکوں، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تایا نے جو باتیں کی تھیں انہیں سن کر دل نہیں چاہا کہ ان سے اجازت لوں۔ وہ اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ شرف الدین ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اماں کے کمرے کی بتی روشن تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ غصے میں بل کھا رہی ہوں گی۔ وہ مجھے سونے کا حکم دے کر گئی تھیں اور میں یہاں سے اٹھنا ہی خواب لگ رہا تھا مجھے۔ ارے میاں شرف الدین، تمہارے بابا آگے؟ جی ہاں تایا ابا، وہ 2 روز بعد واپس امروہہ چلے جائیں گے، آپ نکاح میں آئیے گا نا؟ وقار الحسن نے آپ کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی بتایا ہے، غالباً تمہارے چچا زاد کی شادی ہے۔ باہر شادیوں میں تو ہم ضرور جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی چچا زاد کی ہو، مگر اس شادی میں تو ہم ویسے بھی ایک خاص مقصد لے کر جا رہے ہیں۔ میں پہلو بدل کر رہ گیا تھا مجھے تایا کا شرف الدین سے اس وقت یہ گفتگو کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور خاص طور پر میرے سامنے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس انداز میں بات کی جائے۔ میں نے کھنکار کر تایا کو متوجہ کیا۔ وہ غالباً سمجھ گئے تھے کہ میں اس وقت یہ گفتگو نہیں چاہتا۔ کیسا مقصد؟ شرف الدین ان سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو میاں، وقار الحسن کی اماں کا سیر بار خون تو اب تک جل ہی چکا ہوگا، انہیں اور کچھ تو نہ سوچنے کا، لیکن وہ تمہاری تائی کو ہمارے خاندان کی اکثر عورتیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ شرف الدین زور سے ہنس پڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثر زوروں کا رن بھی پڑتا ہوگا
ओहो, कोई ऐसा वैसा? बस धूल ही धूल उड़ती नजर आती है, और जब ये धूल बैठती है तो कुछ नजर ही नहीं आता, सिर्फ सितारे से नाचते नजर आते हैं। फिर शरफुद्दीन की तरफ झुककर सरगोशी की। अक्सर ये सितारे भी नजर नहीं आते, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। या कई रोज तक तबीब नजर आते रहते हैं, यूं लगता है जैसे उन्होंने यही पड़ाव डाल लिया हो। मैं और शरफुद्दीन इनकी बातों पर हंसते रहे। अम्मा के कमरे से कुछ आवाजें, फिर खामोशी छा गई। लो भैया, खतरा करीब आता महसूस हो रहा है, चलो अब तुम लोग भी सो जाओ वरना खैर नहीं है, उठते हुए बोले थे। मैं उनका पलंग फिर बरामदे में डाल आया था। जिस बैठक में अम्मा ने हम दोनों को सोने का इंतजाम किया था वो गालबन अक्सर बांधी रहती थी, क्योंकि इससे कबल भी मैंने इसमें कुंडी ही लगी देखी थी। मैं शरफुद्दीन को लेकर बैठक में चला गया। वहां फर्श पर चौड़ा सा गद्दा डालकर अम्मा ने इस पर चादर बिछा दी थी और तकिए रख दिए थे। कमरे की दूसरी चीजों पर धूल सी जमी थी। शरफुद्दीन तकिया सीधा करके लेट गया था। मैं सोने के मूड में हूँ, मैंने लेटते हुए कहा था। अगर तुम बातें करना चाहते हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम पहलू बचाना चाहते हो, उसने नागवारी से कहा था, लेकिन इस वक्त मैं खुद भी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। तुम सो जाओ वकारुल हसन, मगर इस मामले पर खूब सोच लेना। तुमने ताया की बातों से भी अंदाजा लगा लिया होगा कि सुनहरे बाबा किस कदर मशहूर हैं। तुमने बात शुरू कर दी। मैं बड़बड़ाया था। सॉरी शबा बखैर, उसने करवट लेते हुए कहा था। शबा बखैर। मैं भी करवट लेकर लेट गया था। मेरा ख्याल था कि थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाएगी, मगर उल्टा हो गया था। शरफुद्दीन थोड़ी देर में खराटे लेने लगा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। मैंने आंखें बंद तो कर ली थी, मगर अपने सामने शकुंतला का उतरा हुआ चेहरा देखकर जाट आंखें खोल दी थी। फिर मैं तमाम रात ना सो सका। सुनहरे बाबा की बातों पर जो जो मैंने गौर किया, मुझे यकीन होता गया कि इन पर अमल नहीं कर सकूंगा। उनकी बात पर अमल करने का वाज़ह मतलब यह था कि मैं अपनी माँ और बहनों को बेयारो मददगार छोड़ देता। वो मेरे वजूद को तरस जाती, शकुंतला से वादा खिलाफी करता, प्रकाश को यूं ही खलाओं में भटकता हुआ छोड़ देता, जोगिंदर नाथ के सीने पर लगे जख्मों को रसने देता। मिर्जा सुलत बह के लगाए हुए दाग तमाम उम्र के लिए मेरी जमीन पर नसूर की तरह पलते रहते। मैं तो इन दागों को मिटाना चाहता था। मैंने मरते हुए बाप से वादा किया था कि मैं कुछ ना कर सका तो कम से कम जोगिंदर नाथ के सामने जाकर अपने परदादे के गुनाह का इकरार कर लूंगा। शायद इस तरह उनके जख्मों की दुखन और मेरी जमीन का बोझ कुछ कम हो सकेगा। जबकि सुनहरे बाबा की बातें मेरी समझ से बाहर थी। दूसरे मानों में वो मुझे वादा खिलाफी पर उकसा रहे थे। ये सब सोचते सोचते मेरे सर में दर्द हो गया था। मेरे सामने मेरा मुस्तकबिल था, मेरी दोनों बहनों का मुस्तकबिल। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। मेरा जी चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ताया की बात पर अमल करूं, हवेली बेच दूं या यूं ही पड़ी रहने दूं और यहाँ कोई कारोबार शुरू कर सब कुछ भूल जाऊं। ना सुनहरे बाबा के बारे में सोचूं और ना ही शकुंतला के बारे में। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो मैंने फैसला किया कि मैं कल अम्मा के सामने सारी बात रखकर उनसे मशवरा कर लूंगा और जैसा वो कहेंगी वैसा ही करूंगा। ये फैसला करने के बाद मैं कुछ हल्का फुल्का हो गया था। शायद इसी वजह से कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई थी। सुबह सवेरे ही मुझे शरफुद्दीन ने उठा दिया था। उसे घर जाना था। वो मेरे इसरार के बावजूद चाय पिए बगैर ही चला गया था। उसने शाम को आने का कहा था। मैं उठकर अम्मा के कमरे में आया। जहानी आपा, पुफी और शन्नो आपा गालबन किचन बावर्ची खाने में थी। अम्मा चप्पड़ खट पर खामोश बैठी थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैं जानता था कि वो क्यों परेशान है। मैंने ये वक्त गनीमत जाना और उनके करीब बैठ गया था। मैंने रात वाली बात तफसील से बताई और कहा कि मैं उनका मशवरा चाहता हूँ, जैसा वो कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि ताया और शरफुद्दीन का क्या ख्याल है। वो मेरी बातें सुनकर कुछ देर तक खामोश रही। मैं इस हवेली को बेचने के हक में नहीं हूँ वकारुल हसन। तुम नहीं जानते कि इनमें गुजारे हुए इतने बरस मेरी जिंदगी के किस कदर अहम साल थे। मैं वहां होने वाले लम्हे लम्हे की दास्तान कभी भुला नहीं सकती। खुद मैं भी यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, शकुंतला की रूह को सुकून हो जाए। वो हवेली अगर खामोश भी रही तो हमारे नाम से पहचानी जाएगी और इस हवेली से वाबस्ता हर तल्ख याद और हर अहम बात भी हमसे वाबस्ता रहेगी। मैं ये तल्ख वाबस्तगी खत्म नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हारे वालिद से वादा किया था कि मैं यहाँ होने वाले हर जुल्म का नामो निशान तक मिटा दूंगी। मैं इस हवेली को वो शान शौकत अता करूंगी जो अब से 50 बरस पहले इस हवेली का तराह इम्तियाज थी। अब अगर तुम कोई फैसला करो तो ये ख्याल रखना कि आज नहीं तो कल हमें वो हवेली आबाद करना है। मैं ना रही तो तुम्हें इस हवेली से वाबस्ता हर तल्ख याद को मिटाना होगा। मैं इस हवेली के अंधेरे खत्म कर इसके कोने कोने में दिए जलाने की ख्वाहिशमंद हूँ और ये सब कुछ कैसे होगा ये तुम्हें सोचना है। तुम्हें अपने बाप से किए हुए वादे को निभाना है कि तुम्हारे वादे का वफा करना ही मेरे वादे की पासदारी होगी। अम्मा पूरे एतमाद और मजबूत लहजे में बोल रही थी और मैंने इनमें इतनी मजबूती, ऐसा एतमाद पहले कभी महसूस नहीं किया था।
मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं मर्द होकर हार गया और वो औरत होकर भी अपने वादे पर कायम है। ठीक है अम्मा, मैंने हारे हुए लहजे में कहा था। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उन्होंने इस्तेफामिया निगाहों से मुझे देखा था। आप बहनों के साथ यहीं रहेंगी, मैं यहाँ मकान खरीद लेता हूँ। मैं किसी कारोबार को भी आहिस्ता आहिस्ता से फरोग दूंगा, हवेली की खैरगिरी भी करता रहूंगा। लेकिन अम्मा, मुझे फिर हर हाल में जोगिंदर नाथ तक पहुंचना है। मुझे बहरहाल आपसे कुछ अरसे तक जुदा होना पड़ेगा। आपको मेरी जुदाई सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करना होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ वकार, मगर अपने अब्बा का दिया हुआ तवीज़ हमेशा अपने गले में लटकाए रखना, वो तुम्हें हर आफत से बचाए रखेगा। तुम चाहो तो सुनहरे बाबा तक अपना फैसला भी पहुंचा सकते हो, मगर उन्हें इतना बता देना कि तुम शकुंतला की रूह को सुकून दिए बगैर उसे काबू में नहीं कर सकते। फिर अगर वो चाहें और राजी हो जाए तो मुझे तुम्हारी जुदाई शाक नहीं गुजरेगी। कम से कम ये उम्मीद तो होगी कि तुम एक ना एक रोज हवेली को आबाद करोगे। ठीक है अम्मा, मैं आज शाम ही को सुनहरे बाबा के पास जाऊंगा। मैं इतना कहकर उठ गया था। कुछ देर बाद नहाकर निकला तो शनो आपा ने नाश्ते की इतला दी। खाना नाश्ता सब साथ ही खाया करते थे। दस्तरख्वां बड़े बरामदे में लगा दिया जाता था। मैं और अम्मा वहां पहुंचे तो चची चाचा भी मौजूद थे। नामालूम क्यों चचा का रवैया बेहद उखड़ा उखड़ा सा था। चची की तेवरियों पर तो हस्बे मामूल बल पड़े थे। ताई और कोसर भी थी और ताया भी। आओ मियाँ, नाश्ते। यहाँ खाने पर रंग रंग के लोग ना हो तो खाने नाश्ते का मजा किरकिरा हो जाता है। ताया ने आस्तीनें उलटते हुए कहा था और दस्तरख्वां के करीब बैठ गए थे। भाई, हमें तो बचपन से ऐसी आदत पड़ी है कि बुढ़ापे तक नहीं गई। अल्लाह बख्शे हमारी दादी को, 3 रंग का मुंह था उनका। इधर हमारी अम्मा बैठती और उधर उनके चेहरे पर रंग गहरे हो गए। ताया ने तो कभी उन्हें जी भरकर देखा ही नहीं था। उन्हीं की तकलीद में हम भी निगाहें चुराए रहते थे। बस दादी ही की आंखें थी कि सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूमती रहती थी। पटियाला जेल में अगर उन्हें चौकीदार बना दिया जाता तो हुक्काम को इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगाने की जरूरत पेश न आती और ना बिजली का इतना खर्चा होता। होनहा, चुप होकर नाश्ता कीजिए, ताई ने पहलू बदल कर कहा था। बीबी, एक ये जुबान ही तो रह गई है चिटखारे के लिए। अब खानों में तो वो तीखा बन रहा नहीं कि आदत पूरी हो जाए। अच्छा बस, वो फनकारी थी। मताया की बुजदिलाना शौकी पर मोह दुबाए हंस रहा था। उन्हें चची से अल्लाह वास्ते का प्यार है। उनकी हर बात उन्हीं से मुतल्लिक होती थी। वो भी खूब समझदार थी, अच्छी तरह से जानती थी कि उनका हदफ कौन है। नवाले ऐसे तोड़नी थी जैसे किसी की गर्दन तोड़ रही हो। अम्मा और पुप्पी गर्दन डाले चुपचाप नाश्ते में मसरूफ थी, जैसे कि कुछ समझी ही ना हो या कुछ सुना ही ना हो। बड़े भाई अचानक चचा बोल उठे थे। जी छोटे भाई, ताया ने लहसुन की चटनी नवाले से लगाते हुए सर उठाकर कहा था। अख्तर की छोटी बहन है ना मुस्तफाई? हाँ शायद है। तो ताया ने उसकी बात काट कर कहा था। खैरियत से तो है? नहीं, इनके पिपरों में पानी उतर आया है। चचा ने मकबूम लहजे में कहा था। दीदों का पानी? वो धीरे से चौंक कर बोले थे। बड़े भाई, चचा ने एहतजाज किया था, हर वक्त का मजाक भला नहीं लगता। अख्तरी बहुत दिल गिरफ्ता है। मुस्तफाई के यहाँ मियाँ महकमा आबादकारी में मुलाजिम है, वो दिल्ली में रहते हैं। मैं और अख्तरी कुछ रोज के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। इनका लहजा बड़ा ही नरम था। बिस्मिल्लाह, चले जाओ, भला इस कदर तरद्दुद की क्या जरूरत है? अरे मैंने कहा मुझे और दुल्हन को भी जाना चाहिए, ताई बोल उठी थी। चची के माथे में पड़ी तेवरियों के बाल साफ हो चुके थे, आंखों में पानी भर आया था और नाक की फंक लाल हो गई थी। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू में नाक सुखेरी। ताया ने जबड़े बेचकर उन्हें देखा, फिर जो ही चची की तरफ निगाह उठी फौरन चेहरे के तासुरात बदलकर बोले थे। अरे भाई, जाना तो चाहिए, लेकिन ये घर की सारी औरतें यूं एकदम गायब होंगी तो बच्चों का क्या होगा? नहीं भाई, नहीं भाभी, दुल्हन यूं सबका जाना तो ठीक नहीं है। अम्मा बोल उठी थी। आप अख्तरी के साथ चली जाए, फिर जब आप आ जाएंगी तब मैं हो आऊंगी। फिर दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनने लगा। मैं नाश्ते से फारिग होकर बैठा ही था कि खुर्शीद चचा के आने की इत्तला मिली। मैं उन्हें लिए हुए बैठक में चला आया था। अम्मा ने सवेरे ही बैठक की झाड़-पूंछ करवा दी थी। खुर्शीद चचा पैसा लेकर आए थे। मैं खुश हो गया था। मियाँ छोटे मिर्जा, हवेली से आए हुए कई रोज हो गए हैं आपको? 4-5 रोज तो हो गए हैं। खुर्शीद चचा, क्यों, खैरियत तो है? क्या आप अमरोहा गए थे? हाँ, मेरे भतीजे के यहाँ बेटा हुआ था तब गया था। हमायूं बैग नाम के कोई साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने यहाँ का पता दिया है और वो रमजू बाबा की बीवी भी वफात पा गई हैं। मैं उछल पड़ा था। वो तो अच्छी भली थी। लंदन कहाँ है?
हाँ थी तो अच्छी भली, अभी रमजू बाबा का 10वां भी ना हुआ था कि एक रोज अचानक ही गिरकर पट से मर गई। लंदन कहता है खौफ से मौत आ गई। खौफ से? क्या क्या मतलब? मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, शायद दिमाग काबू में नहीं रहा था। आप बताइए, कोई मकान देखा है क्या? जी नहीं खुर्शीद चाचा, अब देखूंगा। मेरा दिमाग उलझ गया था। एक हिंदू साधु का कार का मकान है यहाँ पर, वो बेचना चाहता है। रकम भी ज्यादा नहीं मांगता, अगर चाहे तो मैं दिखा दूं। इसने मुझे रुका लिख दिया है, इसका भतीजा यहाँ रहता है, वो घर दिखा देगा। है? हाँ ठीक है, देख लेंगे। मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। नामालूम क्यों बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वहां जरूर कोई गड़बड़ हुई है। लंदन के अकेले रह जाने का सदमा भी कम ना था। मैंने चाचा से कहा कि वो अब अमरोहा जाएं तो लंदन को यहाँ मेरे पास भेज दें। खुदा जाने क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके घर की वीरानी का सबब मैं हूँ, इसलिए कि रमजू बाबा का कत्ल मेरे परदादे की वजह से हुआ है। मैं इसकी अम्मा की मौत का सबब भी जानना चाहता था। खुर्शीद चाचा एक रोज रुकने का इरादा रखते थे, इसीलिए मैंने शाम में घर देखने का प्रोग्राम बना लिया। फिर अम्मा ने खुर्शीद चाचा से हिसाब किताब लिया, कुछ हदायत दी। इस दौरान मैं लंदन ही के बारे में सोचता रहा। अम्मा भी लंदन की माँ की मौत का सुनकर आबदीदा हो गई थी। लंदन की अम्मा ने अम्मा की बड़ी खिदमत की थी। मैंने इस दोपहर को ताया से मशवरा किया, वो भी हमारे साथ चलने पर आमादा हो गए, मगर उन्होंने कह दिया था मियाँ यहाँ से दूर रहो तो समझो हमारे लिए बेकार है। लड़कियों का साथ है, यहाँ से करीब होना चाहिए। बात इनकी भी ठीक थी। वो तमाम रोज मैंने घर में गुजारा था। ताए चची और चचा दिल्ली के लिए रवाना होने लगे तो मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गया। वापसी पर मैंने सोचा कि शरफुद्दीन के पास हो लूं। सच्ची बात तो ये थी कि दिल शगुफ्ता को देखने के लिए मचल रहा था, मगर हिम्मत ना हुई। दिल को दिलासा देता हुआ वापस घर चला आया। खुर्शीद चाचा और ताया बैठे बातें कर रहे थे। मैंने मकान के बारे में अम्मा को बताया। उन्होंने कहा कि हम देख आए हैं, अगर पसंद आ गया तो वो भी देख लेंगी। सरे शाम ही मैं, ताया और खुर्शीद चाचा मकान देखने चल पड़े। ये मकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा बड़ा मकान था। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे और नीचे बहुत बड़े दलान के अलावा 5 बड़े बड़े कमरे थे। इस मकान में दाखिल होकर नामालूम क्यों वो मुझे अपनी हवेली का सा लगा था। शायद इसलिए कि वहां पर भी पहली मंजिल की सीढ़ियां एक बड़े बरामदे को अबूर करने के बाद खुले और कच्चे सेन में से ऊपर जाती थी। बावर्ची खाना और गुसल खाना ऊपर भी था। मुझे मकान बहुत पसंद आया था। ऊंची ऊंची छतें थी और खुले रोशन और हवादार कमरे थे। मुझे यकीन था कि अम्मा को भी ये मकान पसंद आएगा। खुर्शीद चाचा को छोड़कर मैं और ताया घर आ गए थे। खुर्शीद चाचा को कहीं जाना था, फिर इससे साहूकार से भी बात करना थी। उन्होंने रात को घर पहुंचने का वादा किया और हमसे अलग हो गए थे। ताया को मकान बहुत पसंद आया था। हमने अम्मा को बताया तो अम्मा ने इत्मीनान का सांस लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि शरफुद्दीन आया था और मगरिब के बाद आने का कह गया है। मैं और ताया खाना खाकर कुछ देर बातें करते रहे। मुझे बड़ी नींद आ रही थी, इसलिए मैं खाना खाकर सो गया था। अम्मा ने शाम को उठाया। मैं नहा धोकर चाय पी रहा था कि शरफुद्दीन के आने की इतला मिली। मैंने शरफुद्दीन को अपने और अम्मा के फैसले के बारे में बताया और मकान के बारे में भी इतला दी। मैंने उसे कहा कि हमें अभी सुनारे बाबा के पास जाना चाहिए। वो तैयार हो गया। चाय पीते ही हम सब्ज गुम्बद वाली मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद की सीढ़ी पर वही फकीर मिल गया जिसने कल मुझे से मेरा नाम पूछा था। मुझे देखते उसे सरनफी में हिलाना शुरू कर दिया था और बोला, जाओ जाओ भाग जाओ, अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ठिठक कर रुक गया था। मेरा दिल बैठने लगा था। ऐसे में शरफुद्दीन ने हौसला दिया और मेरा हाथ पकड़कर सुनहरे बाबा के हुज्रे की तरफ बढ़ गया था। ये पागल है, उसने कहा। लेकिन ये इस रोज तो पागल नहीं था। जब इसने मेरा नाम लिया था मैं गड़बड़ा गया था। यार तुम इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारोगे? ऐसे ऐसे कई बाजीगर मिलेंगे तुम्हें। शरफुद्दीन चुप हो जाओ, तुम बाज़-औक़ात बहुत बेबाक हो जाते हो। मुझे खौफ आने लगता है। मैंने पसीने में भीगती हथेलियों को कुर्ते से रगड़ते हुए कहा था। हम हुज्रे के करीब पहुंचे तो दरवाजा बंद था। बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी। कुछ बुर्का पोश खवातीन बैठी थी। एक बड़ी भी करीब ही बैठी कलामे पाक पढ़ रही थी। जरा फासले पर एक मोटा सा सेठ टाइप का आदमी चंद आदमियों के साथ खड़ा देगे खिलवा रहा था। शायद ये लंगर की देगे थी। बंद दरवाजा देखकर मैंने चारों तरफ देखा। मुझसे पहले शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर इस मोटे आदमी से बाबा के बारे में पूछा था। वो आज हुमालिया की तरफ चले गए हैं, अब तो महीने भर के बाद ही लौटेंगे। मैं और शरफुद्दीन मायूस हो गए थे। वो क्यों चले गए? मैं ज़हला बड़बड़ाया था। इसलिए बेटा कि तुमने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा था। जब उन्हें मालूम होता है कि कोई आफत आने वाली है वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर चंद नादानों की वजह से वो आफत आकर रहती है। ऐसे